सुशील पटेल, प्रहलाद भाई। पे बात नहीं हुई थी और आज अचानक एक खबर आप पढ़ते हैं कि भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और उसके बाद ठोको ताली हर जगह शुरू हो जाता है। इस तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब क्या है, इससे भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं और आप कहाँ खड़े हैं और क्या सचमुच हम तीसरी अर्थव्यवस्था हैं? क्या इस तरह के तीसरी अर्थव्यवस्था होने का कोई मतलब है, कोई अर्थ है, या ये सिर्फ आंकड़ेबाजी है? हुआ यह है कि पीएम मोदी कल नीति आयोग की बैठक में गए थे। वहां से निकलने के बाद में इस बात का नीति आयोग ने ऐलान कर दिया कि भारत तीसरे नंबर पे आ गया है, जी आने वाला है, चौथे नंबर पे आ गया है। पहले इसको सरल उदाहरण से समझते हैं। भारत क्या है? एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा देश है और इस देश में सारे लोग मिलके जितना कमाते हैं वो कमाई जो है वो जीडीपी है। सरल भाषा में समझा रहा हूं, जितना उत्पादन करते हैं वो जीडीपी है। अब इसको थोड़े छोटे परिवार पे लाते हैं। एक परिवार है जिसमें 20 मेंबर हैं, बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार, और उस 20 कमाने वाले लोग हैं उस परिवार में, और वो सब लोग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। 10-10 हज़ार रुपया उनको मिलता है, तो वो कुल मिला के 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। बगल में एक और परिवार है, छोटा परिवार है, 2 ही लोग हैं, लेकिन एक आदमी का वेतन 2 लाख रुपए है। तो उस परिवार में एक आदमी का वेतन 2 लाख रुपए बल्कि 4 लाख रुपए है, और हम सब लोग 10-10 हज़ार रुपये मिला के 2 लाख जुटा पाते हैं। और अब हम ये कहें कि हमारा नंबर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं, वो 4 लाख वाला है, हम 2 लाख वाले हैं। भाई आप 2 लाख वाले हो, लेकिन उसकी समृद्धि और आपकी समृद्धि की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जीडीपी किस बात का मीटर है? जीडीपी इस बात का मीटर है कि कोई देश कितना कमा रहा है और वो देश कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर देश की तरक्की का हाल ये हो कि हमारे यहाँ पे हम कहें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन हम तीसरे नंबर पे 20 लोग मिलके उतना कमा पा रहे हैं, बल्कि 50 लोग मिलके उतना कमा पा रहे हैं जितना कि हमसे आगे वाले जो नंबर जिनका है वो 2 लोग मिलके कमा पा रहे हैं। यह हुआ सरल करने का तरीका। अब जो लोग यहां पर कहेंगे, अभी डेटा पे आते हैं, जो लोग यहां पर कहेंगे कि आप जो है वो हमेशा आलोचना करते हैं सरकार की, ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं उनको एक और उदाहरण सरल देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका एक संयुक्त परिवार है, 15-20 लोग हैं परिवार में। दुकान पे एक मैनेजर आपने बिठाया हुआ है। वो मैनेजर अगर आपको हिसाब दे और हिसाब में वो गड़बड़ी करे और ये बताए कि दुकान में आज तो गल्ला इतना उठा, आज तो उतना उठ गया, मैंने तो कमाल कर दिया, 400 ग्राहक आ गए, ये कर दिया, पूरी आपको आके दे कहानी, तो आप क्या करोगे? आंकड़े जांचोगे कि भाई ये आंकड़े जो दे रहा है ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या वह ही नंबर बनाया जा रहा है। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सरकार में बैठते हैं, वो ऊंची ऊंची फेंकते जनता के सामने उसको इम्प्रेस करने के लिए कि जिस परिवार के वो नौकर हैं वो परिवार उनसे खुश रहे तो उसकी नौकरी बनी रहेगी। तो हमारा क्या काम है परिवार के लोगों का? ये नहीं कि भाई हम तो दुकान विरोधी हैं, हमने उसके ऊपर सवाल कैसे उठा दिया। हमारा काम है हम नजर रखें और पकड़ रखें। मेरे जैसे पत्रकारों का काम है कि सरकार जो भी काम करती है उसकी हकीकत जांचती रहे और बताती रहे बाकी परिवार के लोगों को कि देखो ये हमको उल्लू बना रहा है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, उस क्वार्टर के उतने नतीजे नहीं है, ये इसने आंकड़े घुमा के हमको बता दिए। अब सरल तरीके से आते हैं और ये भी समझते हैं कि अगर चौथा नंबर नहीं है तो हमारा नंबर कौन सा है? भाई आपके मन में सीधा सवाल आएगा, चौथा नंबर नहीं है तो नंबर कौन सा है? तो अगर हम परिवार के, अभी हम इस पे भी आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों धिक्कार है कि ऐसा हो रहा है, तो पहले हम अगर इस पूरी की पूरी स्थिति में विचार करें और परिवार के हर सदस्य की हालत देखें, जो 20 आदमी हैं वो 10 ही 10 हज़ार कमा रहे हैं,
तो भारत की जीडीपी को भी जब हम चेक करें, क्योंकि खाने वाले तो उतने ही है भाई घर में, आप इसको नजरअंदाज कर दो या कुछ कर दो, आप ये बोलो हम सब मिलके 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, भाई कैसी बातें कर रहे हो आप। तो भाई 2 लाख को खाने वाले भी तो 20 हो, कपड़े भी तो 20 को चाहिए, सब कुछ 20 के लिए चाहिए ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो उसके बराबर कमा रहे हो। अरे उसके बराबर कमा रहे हो, खर्चा उससे 20 गुना है ना। तो जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हमारा जो नॉमिनल कैपिटा जीडीपी है, अब कैपिटा जीडीपी होता है, इसको एक सेकंड में समझते हैं, वो करीब 2500 से 2700 यूएस डॉलर है। और पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी जो दुनिया में डॉलर से पैसा बदल दो और वो कितना पैसा अफोर्ड कर सकता है, उसके बेसिस पे आती है परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी हमारे $1 में हम कितना सामान खरीद सकते हैं, अमेरिका कितना खरीद सकता है, वो है 7,000 से 8,000 डॉलर। अब इस अंतर को आप समझिए। नॉमिनल कैपिटल जीडीपी मतलब जो है, जो हम लोग आमतौर पे जो हम प्रति व्यक्ति कमाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे वो 10,000 रुपये भी तनख्वाह थी उस केस में, उसके हिसाब से तो हम 2500 से 2700 डॉलर, 2500 से 2700 डॉलर हैं हर व्यक्ति के ऊपर। लेकिन पीपीपी के आधार पे हम 7,000 से 8,000 डॉलर हैं। अब ये क्या अंतर आया? पीपीपी का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अमेरिका जैसी पूंजीवादी व्यवस्थाएं अपने नागरिकों को बहुत शोषण करती हैं, हमेशा बताता हूँ, और वहाँ पे हमेशा चीज़ों का दाम ज़्यादा होता है, और इसीलिए भारत से अमेरिका अफोर्डेबल कम है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारत के लोग अपनी कमाई में से जो कमाई कर पाते हैं वो कम कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन रैंकिंग में जब आप आएंगे तो भारत का कौन सा नंबर है इस पीपीपी की कैलकुलेशन से, यहां पे पता चलता है कि जो एक आदमी कितना रुपया कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है। आपको जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है, देखो हमारा परिवार 2 लाख कमा रहा है, उनका 3 कमा रहा है, तो क्या हुआ, हम भी तो 2 पे पहुंच गए हैं। लेकिन आप ये भूल जा रहे हो कि आप 20 आदमी मिलके कमा रहे हो। अब अगर हम उदाहरण से बाहर निकलें और 20 की संख्या से ऊपर जाएं तो इस देश की जो रैंकिंग है, विश्व में रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी में, यानी हमारे यहाँ पे प्रति व्यक्ति कितने डॉलर आदमी कमा रहा है, तो हमारा स्थान आता है 140वां। हमारी इस अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे नहीं है, 140वें नंबर पे है। हमारे घर की कमाई अगर खाने वालों के हिसाब से जोड़ दिया जाए, कमाने वाले जितने ज़्यादा हैं अगर उसमें विभाजित कर दिया जाए, तो हम 140वें नंबर पे आते हैं। तो जो हमको बताया जा रहा भाई इतनी सारी कमाई आ रही है, लेकिन उतनी सारी कमाई जो है वो कितने लोग मिलके कर रहे हैं, भारत की आबादी कितनी ज़्यादा है, उसको भूल के आप एक झूठा कंपैरिजन करते हो और भक्तों को भरमाते हो। तीसरे नंबर पे भी आ चुके हैं एक बार हम लोग। उससे क्या होता है? इसी तरह से पीपीवी में, यानी परचेज पावर पैरिटी में, यानी खरीदने की जो क्षमता है भारत के लोगों की, उसमें भी हम 120वें नंबर पे आ रहे हैं। जबकि अमेरिका से हमारे देश की थोड़ी सी कीमतें हमारे यहाँ कम है, आमदनी भी कम है, तो भी हम आते हैं 120वें नंबर पे। तो जो देश 140वें नंबर पे है, 120वें नंबर पे है, वो अपने आप को दुनिया के 3 बड़े देशों में अगर गिनने लगे, 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में अनाज खिला रहे हो भाई, उसके बाद खाने को नहीं है अगर तुम अनाज ना दो तो। मनरेगा में मजदूरी कर करके आदमी अपना पेट भर रहा है। मनरेगा की डिमांड हर बार खबर आती है, मनरेगा में डिमांड बढ़ गई है श्रम की, और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। देती नहीं है सरकार, लेकिन डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा काम मांगने आ रहे हैं मनरेगा में। हम हमेशा एक आंकड़े देखते हैं और ऊपर से हम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम एक सचमुच का एक विश्लेषण करेंगे कि क्या मेरे देश की स्थिति ऐसी क्यों है, और मेरे देश का पर कैपिटा जीडीपी जो है वो इतना 140वें नंबर पे क्यों है दुनिया के। सिर्फ आबादी कारण नहीं है, इतने लोगों का इस्तेमाल करके अगर आप सोचो 20 लोग मिलके अगर मेहनत से लग जाएं तो 2 लोगों के मुकाबले कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ और आंकड़ों को खगालते हैं। इसको अर्थव्यवस्था के नज़रिए से रखेंगे, पॉलिटिकल बयानबाजी को दूर रखेंगे। तो ये है अगला आंकड़ा। अब हम ये समझते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी जांच करते हैं।
जांच करने का तरीका क्या है? जांच करने का तरीका ये होता है कि अगर हमारे देश में हालात अच्छे हैं तो लोग यहाँ धंधा करना चाहेंगे, यहाँ पैसा लगाना चाहेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, सरल सी बात है, और कोई तरीका तो है नहीं इसको चेक करने का। तो एफडीआई जो है, जो विदेशी निवेशक हैं, वो भारत में कितना पैसा लगा रहे हैं। जो ताज़ा आंकड़े आए हैं भारत के जीडीपी के 2024-25 के आंकड़े, उनके हिसाब से जो हमारी जीडीपी है वो कुल जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी विदेशी लोग हमारी कंपनियों में जो पैसा लगा रहे हैं, वो जो है बेहद निचले स्तर पे है। कितना है? कुल मिला के 31.2 अरब डॉलर। तो अब हम समझते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के पदार्पण के बाद भारत में एफडीआई की स्थिति क्या रही। विदेशी लोग भारत में, भाई अगर हम विश्वगुरु हैं, भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, एफडीआई ऊपर जा रही है, तो विदेशियों को दौड़ पड़ना चाहिए ना पैसा लगाने के लिए। तो 2014-15 में हमारे देश में 31.2 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आ रहा था। 31.2 अरब डॉलर का। और अब 24-25 में जो नेट एफडीआई आया है, Take a look, as low as 22. 0.04 अरब डॉलर, यानी जो 32 रुपए था वो नीचे आके 40 पैसे हो गया है। मतलब जो 31 रुपए 20 पैसे था वो 40 पैसे हो गया है। अगर आप इसको परसेंटेज में नापेंगे तो 0.04 ऐसा कुछ आएगा। और ये है नेट एफडीआई। अब नेट एफडीआई क्या होती है? एफडीआई तो एक ही होती है? नहीं, दो तरह की एफडीआई होती है। एक एफडीआई होती है जिसमें नेट एफडीआई जो है और ग्रॉस एफडीआई में अंतर यह होता है कि इस बार भारत में लोगों ने 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, सरलता से समझिए, और 3 करोड़ वो निकाल के ले गए। तो आपकी एफडीआई कितनी मानी जाएगी इस साल की? या तो आप 4 करोड़ मानो या आप मानो 1 करोड़। तो हमारे हाथ में तो 1 ही करोड़ आया, 4 लगाया, 3 निकाल के ले गए वो। तो जो 4 है वो ग्रॉस एफडीआई है, 3 निकाल के ले गए, उसके बाद जो बचा वो नेट एफडीआई है। तो जो नेट एफडीआई है हम उसका ही हिसाब लगाएंगे कि हमारे देश में जो पैसा बचा ही नहीं, जिससे हमारे उद्योग में पैसा लग नहीं रहा, अगर उद्योग में पैसा नहीं लग रहा है तो उससे रोजगार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसको हम काउंट क्यों करें। तो जो हालत है वो ये है कि ग्रॉस एफडी इनफ्लो जो है वो हमारे यहाँ बढ़ा, 13.7% की दर से बढ़ा, यानी कि 81 अरब डॉलर आए। तो लोगों ने पैसा भारत में लगाया, लेकिन भारत में जल्दी ही उनको लगा कि खतरा हो सकता है, तो पैसा निकाल के ले गए। यानी भारत में जो निकालने की दर है वो 15% है और लगाने की दर थी 13.7%। तो जो पैसा लगा रहे हैं उससे ज़्यादा तेजी से निकाल रहे हैं। अब उसमें एक हिसाब और जोड़िए, जो हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी वगैरह, वो दुनिया में जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा बाहर क्यों जा रहा है? देश में कारोबार वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनको देखें तो जो हमारे आउटवार्ड है वो 74.8% है, यानी 29 अरब डॉलर। 74% से ज्यादा पैसा बढ़ गया विदेशों में लगने वाला। यानी केवल और केवल हम 0.4% ही लोग जो पैसा एफडीआई का भारत में आ रहा है, भारत में विदेशी निवेश नहीं हो रहा है। भारत के उद्योगपति भी बाहर जाके पैसा लगा रहे हैं और कारोबार बाहर कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझेंगे इससे नुकसान क्या होगा। क्योंकि हमने शुरू किया, कहाँ किया था? हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि यहाँ कोई धंधा करके राजी नहीं, धंधे में पैसा लगा के राजी नहीं है। मैं आपको कई वीडियो बता चुका हूँ कैसे हिंदुस्तान लीवर कह रहा है यहाँ माल ही नहीं बिकता, बाकी उस पर हम आएंगे अभी। अब हालत ये है कि जब जीडीपी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ती है भाई? इस देश में मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, विदेशी किसी कंपनी ने कहा 40% शेयर हम लेते हैं। आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, उसके अंदर एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है जो बिजनेस के लिए पैसे वैसे फंड करती है, ऐसी कंपनियां होती हैं, वो आपको पैसा लगा रही है, तो उससे क्या हो रहा है? कारोबार शुरू हो रहा है। यहाँ तो हालत ये है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो पैसा लगा ही नहीं रही हैं, और जब पैसा नहीं लगाएंगी, इस साल में 0.4% आपकी ग्रोथ बढ़ी है, तो क्या होगा? पैसा नहीं लगाएंगी तो रोजगार नहीं बनेगा,
तो हम जो रोज हर वक्त रोते रहते हैं बेरोजगारी है, तो ये चीज समझने की इसलिए भी देखिए, जो लोग बहुत सरकार के समर्थक हैं, होना चाहिए उनको, कुछ लोग भक्त भी कहते हैं, मैं भी कह देता हूं कई बार, होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज का अंतर आप समझ लो भाई, ये देश तुम्हारा है, और जो भी चीजें हमारे सामने आती हैं वो दो तरह की चीज होती हैं। एक सरकार की वास्तविक परफॉर्मेंस और जनता के दुख दर्द से जुड़ी हुई बातें। तो बेरोजगारी है तो उसमें हम लोग शामिल हैं, हम लोग सब दुख दर्द झेल रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है तो हम झेल रहे हैं। तो इन सब चीजों को उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए जो दूसरा नजरिया है कि जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे लांछन लगाती हैं। ये मोदी जी पे लांछन नहीं लगाया जा रहा है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जो उन्होंने काम किया है वो आपके सामने रखा जा रहा है। अब इसको अगर आप उनकी व्यक्तिगत आलोचना के तौर पे देखेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। और जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वो हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये पॉलिटिक्स है। अक्सर फिल्मों में डायलॉग होता है विपक्ष की साजिश है कि मैं रेप में पकड़ा गया। तो उसमें विपक्ष की जो साजिश होती है और जो वास्तविक समस्याएं, इसमें अंतर करना हमको सीखना पड़ेगा। विपक्ष साजिश करता है, विपक्ष जेन्युइन मसले भी उठाता है, और विपक्ष साजिश भी करता है, फंसाने की कोशिश भी करता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, मेरी रगों में सिंदूर जोड़ रहा है। एक तो बेफिजूल का डायलॉग इन्होंने बोला, और दूसरे बाद इस डायलॉग पे जो इनकी खिंचाई हो रही है, ये क्या है? बेकार की पॉलिटिक्स है। ये रोटी कपड़ा मकान नहीं है हमारा, ये हमारे जिंदगी पर असर नहीं डाल रहा है। तो सिंदूर क्या, तुम अंदर नील बहाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। खैर, तो अभी क्या हो रहा है कि जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपके पास नौकरियां जनरेट नहीं होंगी, रुपए की हालत भी खराब हो जाएगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो हमारा किस चीज से बढ़ता है? जो विदेशों से पैसा भारत में आ रहा है, लोग पैसा लगाएंगे, तो जब भारत में पैसा लगाएंगे तो डॉलर दे के रुपया खरीदेंगे तभी तो लगेगा। तो हमारे रुपए की कीमत बढ़ती है, रुपए की साल बढ़ती है, तो मुद्रा पे दबाव बढ़ जाता है। एफडीआई नहीं आएगी तो इंडस्ट्री में भी मंदी होगी, क्योंकि हर उद्योग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं अगर कार की कंपनी लगाता हूं और उसमें कोई कंपोनेंट बनाने वाला आदमी है, ब्रेक बना रहा है कार के, तो उसका भी काम चल जाएगा। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो है उस पर भी असर पड़ता है। और निवेशकों के विश्वास में जब कमी होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी साख गिरती है, और भी निवेशक नहीं आते हैं। भगवान की दया से साख अभी तक बची हुई है। मैंने अभी ऊपर आंकड़े बताए थे, लोग पैसा लगाने आ रहे हैं लेकिन वापस भाग जा रहे हैं। वापस भागने के दो कारण हैं, एक तो ये है ही, दूसरा ये है कि दुनिया में बहुत सारे देश अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम खराब करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पहले एफडीआई बहुत आ रहा था, हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन अब एफडीआई कम आ रहा है, तो इसमें हमने कुछ बदला है और दूसरों ने भी कुछ बदला है, उन्होंने कुछ बेहतर किया है, तो उनके पास में अब इन्वेस्टमेंट जाने लग गया है। तो इसी वजह से सरकार को भी नुकसान होता है। जब बिजनेस नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, कमाई नहीं होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो सरकार का तो पेट बड़ा, भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने तो विदेशी कर्जा भी लिया हुआ है, वो भी चुकाना है, ये भी चुकाना है। तो फिर वो आपको तरह तरह से लूटती है। कुछ नहीं तो दिन में 6 चालान कर दो इनके। हर डिपार्टमेंट अपने टारगेट पूरा करने पे लगा हुआ है। इनका, उसके पास जीएसटी वाले के पास अलग टारगेट है, भाई टारगेट पूरा नहीं हो रहा, छापे मारो, लगा हुआ है वो। पेड़ के पीछे छुपा हुआ पुलिस वाला फोटो खींच रहा है आपकी नंबर प्लेट का, चालान बना के भेज रहा है, पैसे आन दो। देखा कोरोना के टाइम में पैसे कम हुए तो सरकार पे कितने चालान होने शुरू हो गए थे जब आप घर से भी नहीं निकल रहे थे। इसी के कारण बहुत सारे मुख्य चीजें हैं। और ये जो क्यों हो रहा है, अभी हम दूसरी चीजों पे भी आएंगे। एफडीआई से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा भारी है, रोक के देख लीजिए, आधा बाद में देख लीजिएगा। तो क्योंकि मैं इस भाव में हमेशा रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ और मैं इस जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ भी कर देता हूँ, मेरे ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है। खैर, तो जो विदेशी कंपनियां मुनाफा वसूली करके निकल जा रही हैं, उसके कारण जो पूंजी है हमारी, उसका पलायन हो रहा है। देखिए, पहले 51 अरब की निकासी हुई थी, 24-25 में हमारी 51 अरब रुपए की, डॉलर की निकासी हुई है, जबकि 23-24 में 44-44.5 अरब की हुई थी। यानी अब वो हमारे यहाँ से ज़्यादा जल्दी पैसा निकालते ले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ भारतीय कंपनियां भी जो हैं वो विदेशों में पैसा ज़्यादा लगा रही हैं। उसकी वजह से 29.2 अरब डॉलर का आउटवर्ड एफडीआई है, जो मैंने बताया 74.4% से ज़्यादा। इसके साथ साथ स्टार्टअप और आईपीओ से भी लोग एग्जिट कर रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक है हुंडई, स्विगी जैसे आईपीओ वाले जो हैं, इससे लोगों ने पैसा निकाल लिया।
इसी तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट भी 24-25 में तेजी से एग्जिट कर रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन? जो स्टार्टअप को फंड किया करते थे। उनको पता है स्टार्टअप शुरू हो रहा है, चल पा नहीं रहा है, और इसलिए आप निकल लो। अब ये क्यों नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं ये जो स्टार्टअप चल पा रहा है, क्यों बाजार में इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, और क्यों उद्योग नहीं चल पा रहा है, और क्यों एफडीआई डर के मारे बाहर जा रहा है, अब इस पे आते हैं। भारत में खपत की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कंजम्पशन लगातार कम हो रहा है और उसको लेकर अलग अलग समय पे अलग अलग लोग अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। याद कीजिए, नेस्ले के चेयरमैन का हमने बयान चलाया था, उन्होंने बताया था कि भारत में गांव में भी खपत गिर रही है, हमारा माल नहीं बिक रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कंपनी आगे कैसे पड़ेगी। न मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है उसकी बाइंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, खरीदने की ताकत खत्म हो चुकी है। बाजार में लोग दुकान दे के बैठे हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, और अनिश्चितता इतनी है कि जिसके पास पैसे हैं उसको लगता है मैं इन्वेस्ट ना करूं। मेरी बातें झूठी लगती होंगी। आरसी भार्गव, मारुति उद्योग के चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि आम जनता पे पैसे नहीं है। Indian middle class have no pocket money. Round about 100 crore population, middle class problem. सिर्फ एसयूवी और लग्जरी गाड़ियां बिक रही हैं, जनता की गाड़ियों की मांग कम हो गई है। टीवीएस का चेयरमैन कहता है 2 पहिया वाहनों की बिक्री में हम कोविड से पहले वाली स्थिति है उससे भी नीचे चल रहे हैं, और वो ग्रामीण खपत कम होने का एक इंडिकेटर है। बजाज ऑटो कह रहा है कि उनको खपत वापस आते नहीं दिख रही है और लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। क्यों? 2 लाख रुपए की बुलेट मोटरसाइकिल और ऊपर की मोटरसाइकिल तो बिक रही है, क्योंकि सिर्फ एक क्लास के पास पैसे बच गए हैं, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। इसके पीछे भी सरकार की नीतियां जिम्मेदार होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों भारत में ऐसा हो रहा है। If you've ever felt like there's something blocking your भारत में खराब परफॉर्मेंस का कारण सरकार से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको हम समझेंगे। भारत में जो भी आदमी उद्योग लगाने आ रहा है, एफडीआई का मतलब है बाहर की कंपनी आके यहाँ फैक्ट्री लगाए या किसी की फैक्ट्री में पैसे लगाए, वो ये देख रहा है कि इस देश में मैं काम करने आऊंगा भाई, मेरा कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश में जिस तरह से सरकार का एक अलग तरीके का डंडा चलता है, उसके रहते कोई भी व्यापारी सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा है। ईडी है, इनकम टैक्स और सीबीआई है, ये सिलेक्टिव और पॉलिटिकल इस्तेमाल जब करती हैं तो ये उनको दिखाई देता है। कैसे एक उद्योगपति को फंसा के उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे डाल के मुंबई में एक हवाई अड्डा बिकता है और एक सरकार का फेवरेट उद्योगपति खरीद लेता है। कैसे प्रणय रॉय को बहुत सारे मुकदमों में फंसाया जाता है, दबाव में आता है, वो अपना एनडीटीवी बेच देता है, उसके बाद उसको क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें, कोई भी कंपनी जिसके पास पैसे हैं, कोई भी आदमी, वो भारत में पैसे लगा के ये वाली रिस्क क्यों लेगा। इसके साथ साथ दर्जनों कॉरपोरेट और विदेशी निवेशकों के खिलाफ 2022 से 24 के बीच में दनादन छापेमारी हुई है। चीनी कंपनियां, हुआवेई वगैरह हों। अनिश्चितता इतनी, अचानक एक दिन आएगा 32 एप्लीकेशन बंद कर दे रहे हैं हम, अचानक कुछ आएगा, टैक्स का पता नहीं चलता कब ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी आपने कहा था कि जो हमारे यहाँ पे आईटी एक्ट है, डेटा लोकलाइजेशन और दूसरी चीज़ों का, इलेक्शन फंड में सारी कंपनियों का प्रॉब्लम हो गया है। इलेक्शन फंड से कुछ हुआ भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। 6 बार नियम बदल चुके हैं। अरे तुमको कानून लाना भाई, एक बार सोच समझ के ले आओ ना। झट से कानून ला के पटक देते हैं, फिर कानून को बदलते रहते हैं, फिर थूक के चाटना, फिर ये करना। उसके कारण क्या हो रहा है कि वो आदमी, उसके तो पैसे लगे भाई, वो अरबों रुपए लगा रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करेगी, तो ऐसी जगह पे पैसे क्यों लगाना। इसके साथ साथ जो एक 21 से 23 के बीच में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको अचानक बदला गया। जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेके बड़ी अजीब सी एक नीति बन गई, या तो उसको बंद कर दो भैया, चालू कर दो, गैर कानूनी है लेकिन उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से गेमिंग के ऊपर भी जीएसटी वगैरह को लेके सरकार की राय बदली, और उससे भी ज़्यादा सरकार ने जुआ जैसी चीज़ उसकी इजाज़त दे दी, सिर्फ ये करके कि ये थोड़ा सा ना वो वाला ये गेम तो है लेकिन इसमें स्किल चाहिए, ऐसे नहीं जीत सकते हो। तो बोले ठीक है 3 पत्ती चलाओ। साथ साथ सबसे बुरा हुआ
कैर्न और वोडाफोन के केस में क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब एक कंपनी 10 साल से किसी देश में काम कर रही है, अब कंपनी वाले के नजरिए से देखिए, अब आप बोलो कि तुमने 30 साल पहले से आप टैक्स चुराओ, आज हम लगा रहे हैं आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आज से आपका टैक्स 20% हो, बोले ठीक है देंगे साहब ना, आप हमको ये टैक्स 10 साल पहले से दोगे। तो अगर आप अतीत के से भी टैक्स लगाने लगोगे, आपको पता है जीएसटी के अंदर क्या प्रावधान है? जीएसटी में प्रावधान यह है कि अगर आपने टैक्स की चोरी की है और आपके पास एक मकान था और वो अब आपके पास पैसे नहीं चुकाने के लिए, लेकिन आपके पास एक मकान था जिसको आप 4 साल पहले बेच चुके हो, उस बिक्री को रद्द माना जाएगा और उससे भी पैसे की वसूली की जाएगी। तो जब ऐसे कानून बनाओगे आप तुगलकी टाइप के, तो कोई भी उद्योगपति आपके यहाँ टिकना क्यों चाहेगा? और जाहिर बात है इसके कारण वो बार बार जा रहे हैं। और जो विकास का मॉडल है हमारे देश का, वो इवेंट पे आधारित है। ये क्या होता है? ये होता है कि हम जाके कुछ नहीं करेंगे, वो अभी तक पहलगाम वाले मजे से घूम रहे, 1 महीना हो गया घूम रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पोस्टर लगा सड़क पे बहादुरी का। हम कुछ ऐसा इवेंट क्रिएट करेंगे और वो इसी तरह से तरह तरह के इवेंट होंगे, ये हो गया वो हो गया, मोदी जी ने फला कर दिया, ऐसे करके एक फोकस क्रिएट करते रहेंगे। मेक इन इंडिया करेंगे, बड़ा सा शेर का फोटो वोटो दांत, होगा कुछ नहीं। जमीन पे करप्शन झेलो, जमीन पे भेदभाव झेलो, जमीन पे एजेंसियों को झेलो, सारा कत्लेआम मचा हुआ है। उसके कारण कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। मेक इन इंडिया किया आपने, स्टार्टअप इंडिया किया, मोदी जी का भाषण, अच्छा फोटो सेशन, और उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद ये प्रोग्राम बीच बीच में आता रहता है, चलता रहता है, इसमें कुछ हो नहीं पाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कह तो 2014 and after EVM scam, 4,000 scam, nation empty, GDP, total budget, nation before fail, yet fail, after fail, always fail, only day count, and the no result good, and middle class round about 100 crore population have no pocket money. That is truth report. कह तो दिया कि भाई सुधार है, पता नहीं कैसे सुधार है, जमीन पे हकीकत दिख नहीं रही है। अभी आप चले जाओ, छोटा सा लाइसेंस, बैंक खाता खुलवाने चले जाओ आप, आपको समझ में आ जाएगा कितना मुश्किल है। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा जो सरकारी संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी साख भी गिरी है। सेबी आप देख लीजिए, उस पर कितने सवाल उठे, उसकी चेयरमैन पे क्या क्या सवाल उठे हैं, किस किस तरह से उसने फ़ायदा उठाया, किस किस तरह के भ्रष्टाचार के खुलासे उनके हुए। इसके साथ साथ एनसीएलटी जो है वो उसका काम है कि लोग जो बैंकरप्ट हो जाए, तो इन्होंने नियम ये बना दिया कि घाटा करके निकल जा, चल भाई माफ़ है, तू कंपनी के लिए लोन लिया, कंपनी बैंकरप्ट होगी, तू बैंकरप्ट नहीं होगा। अब वो कंपनी बैंकरप्ट होती है, उससे कंपनी को पहले घाटे में कर चुका होता है वो, फिर पता चला 100 रुपये की कंपनी 4 रुपये वसूल हो रहे हैं। तो एनसीएलटी जो है, जिसका काम है ये सारी चीज़ें करने का, वो भी साख के संकट से गुजर रही है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है, और जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए विवाद हैं वो 10-10, 20-20 साल चलते हैं। तो मैं भैया पैसा क्यों लगाऊंगा? आपको पता है कई कंपनियां यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया हुंडई वाला केस, कई कंपनियां ऐसी जो यहाँ पे आई, आने के बाद उन्होंने मुकदमा जीता, हुआ भी जैसा केस, और मुकदमा जीतने के बाद वापस चले गए, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, क्योंकि उस मुकदमे से उनका अनुभव हो गया कि हिंदुस्तान में चलेगी उसकी, जो सरकार के करीब है। तो कुल मिला के जो पिक्चर सामने आ रही है, आम जनता के पास में पैसे ही नहीं है, खपत कहाँ से होगी। दूसरी पिक्चर, एफडीआई भारत में आ नहीं पा रहा है। तीसरी पिक्चर, हमारे देश में उद्योग लग रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। और ये सब पूरी व्यवस्था मची हुई है, भेदभाव है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, सिलेक्टिव उद्योगपतियों को दे दो, विदेशों में जा जाके भी सरकार पुश कर रही है, बाकी लोग जो है वो उनका शिकार हो रहे हैं। तो ये पूरा सीन आपको बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्यों खराब है। आपने जाना क्यों खराब है और कितनी खराब है। हम 140वें नंबर पे हैं पर कैपिटा जीडीपी के मामले में, और अगर इसको परचेजिंग पावर पैरिटी के नाम पे भी मांग लो कि भैया डॉलर से बदल के सबको डॉलर में नाप के, अब बताओ। GDP डाउन, रुपीज वैल्यू डाउन, ओनली लाई स्पीच, नो रिजल्ट गुड।
प्रमयस्ति सिद्धम, दैट इज ट्रूथ रिपोर्ट। कौन आदमी कितना खरीद सकता है, तो भी हम 120वें नंबर पे हैं। और जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी हकीकत यह है कि 10 आदमी मिलके 100 किलो वजन उठा रहे हैं और उसके बाद में दूसरे आदमी को कह रहे हैं कि तूने भाई अकेले जो है वो 50 किलो वजन उठाया तो तू हमसे पीछे है। तो अपने देश की जो वास्तविक स्थिति है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हम इस देश के मालिक हैं। हमारी फैमिली की जो कारोबार है, फैमिली की शॉप है, हमारा बिजनेस है और इसके अलावा हमारी चीज़ें, उसको चलाने का काम हमने एक आदमी को दिया हुआ है। वो आदमी उल्लू ना बना जाए ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। एक सज्जन ने मुझे कमेंट लिखा फेसबुक पे कि भाई आप ये बताइए कि आप लगातार सरकार की आलोचना करते हैं, 2 तो टेन्योर हो गए, सरकार का तीसरा आने वाला है, तो क्या बिगड़ा? उनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तो मैंने कहा हाँ भाई, उसका जो कमेंट का उत्तर दिया मैंने लिखा हाँ बात तो सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं 10 साल से लगा हुआ हूं इस सरकार को उखाड़ने में, कि उखड़ क्यों नहीं रही है? उखड़ जानी चाहिए थी अभी तक। तो क्या मैं इस सरकार को उखाड़ने में लगा हूं? नहीं लगा हूं। लेकिन वो जो आदमी वो परसीव कर रहा है उसको मैं सरकार उखाड़ना चाहता हूं। मैं सरकार उखाड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे को सरकार उखाड़ने में कोई रुचि नहीं है। मेरा काम है ये ढंग से काम नहीं कर रहा है इसके कान खींच के रखना। चारपाई ढीली हो उसकी अदवाइन खींचनी पड़ती है, खींच देना, जनता को बताना भाई ये कर रहा है। और अगर सचमुच में जिस दिन इस स्तर की लापरवाहियां होंगी, बदमाशियां होंगी, करप्शन होगा और सरकार जनता ठीक समझेगी तो किसी को निकाल भी देगी। लेकिन मैं किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए, किसी की सरकार गिराने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरा काम है, इन्फॉर्म करना। नमस्कार।